हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग क्लास 12th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आज से हम लोग शुरू करेंगे। जो बच्चे अभी क्लास 11th कंप्लीट करके क्लास 12th में गए हैं, जिनका अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच होगा। साथ साथ जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के अलावा जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ामिनेशन को भी टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए भी ये बैच बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग पूरी फिज़िक्स को कंप्लीट करेंगे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी, और आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू भी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्लास 11th के लिए भी बैच शुरू करेंगे। जिन बच्चों को क्लास 11 ठीक ठाक नहीं गुजरा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से भी हुई हो, वो भी उस बैच को ज्वाइन करें और बहुत अच्छे से हम लोग उसकी फिज़िक्स को भी कंप्लीट करेंगे। और 11th-12th फिज़िक्स कंप्लीट कर लेंगे बढ़िया से, तो फिर जेईई मेंस और नीट का हम लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो हम बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ज़रूर कंप्लीट, डेफिनेटली। तो 11th की बैच हम लोग जब शुरू करेंगे उसके बाद हम लोग उस वक्त डिटेल में करेंगे। आज हम लोग क्लास 12th की बात करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेक्शन है। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिज़िक्स। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता एक चैप्टर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो क्लास 12 फिज़िक्स की जो भी हम लोग शुरू का 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर माना जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ये जानना ज़रूरी है। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है क्लास 12 के शुरुआत के कुछ चैप्टर्स में। चार्ज की हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में चार्ज के साथ हम लोग इन्वॉल्व होंगे। अब चार्ज के बारे में बात किया जाएगा तो एक बार हम लोग चार्ज को रेस्ट में कंसिडर करेंगे और एक बार चार्ज को मोशन में कंसिडर करेंगे। तो जब बेटा कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, रेस्ट में स्टेशनरी चार्ज, तो उसके बारे में जो भी कंप्लीट स्टडी हम करते हैं, लाइक उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके फोर्स अप्लाई करने का क्या मैकेनिज़्म है, हाउ इट क्रिएट्स फील्ड्स, हाउ इट क्रिएट्स पोटेंशियल, सब कुछ उसके बारे में जानेंगे जब वो चार्ज रेस्ट में होगा। तो उस सेक्शन को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज इज़ एट रेस्ट। तो उसके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, एवरीथिंग विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल बी इन मोशन, जब वो मूव कर रहा होगा तो उसके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जब वो मूव कर रहा होगा तो उसको बेटा बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अभी हम कुछ दूर के लिए रखते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, एंड हाउ द फर्स्ट चैप्टर विल टेक ऑफ, हम लोग पूरा आज बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमको मैंने बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिज़िक्स का सेक्शन है, फिज़िक्स का ब्रांच है कह सकते हो, जिसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल के इफ़ेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इफ़ेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या, कि एक चार्ज पार्टिकल कैसे फोर्स अप्लाई करता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, कैसे पोटेंशियल जनरेट करेगा, एनर्जी का क्या कंसिडरेशन होगा अगर चार्ज पार्टिकल के सिस्टम की बात किया जाए और सब के सब रेस्ट में हो। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और उसका फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर, ओके। तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज चूँकि पहला क्लास है तो पहले क्लास में हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को चेक करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा इसका। आज कह सकते हो कि आज हम लोग चार्ज के बारे में बहुत एडवांस जान चुके हैं। ये तो नहीं कह सकते सब कुछ जान चुके हैं, क्योंकि साइंस फिज़िक्स एंड कहाँ करती है किसी को पता नहीं, बट फिर भी हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत एडवांस कंडीशन में पहुंच चुके हैं चार्ज के बारे में। लेकिन कभी तो ये शुरुआत हुआ होगा,
कभी तो ऐसा हुआ होगा जब पहली पहली बार इसको ऑब्ज़र्व किया होगा। कैसे ऑब्ज़र्व किया गया, किसने ऑब्ज़र्व किया, किस जगह पे ऑब्ज़र्व हुआ, कैसे कैसे ये हमारा प्रोग्रेस हुआ, इसके बारे में डेवलपमेंट्स हुआ और आज हम लोग इस कंडीशन में पहुँचे। तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही हमको पढ़ना होगा, देखना होगा क्या क्या बातें हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वी शुड नो दैट। और फिर हम लोग फिर इसी तरीके से चैप्टर को फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ, सुनो, बात शुरू होती है अर्थ पर एक बहुत ही प्यारा सा देश, बहुत ही प्यारा देश, मेरा बहुत फेवरेट कंट्रीज़ में से एक। उस जगह का नाम है बेटा ग्रीस। इस जगह से पूरे कहानी की शुरुआत होती है। ग्रीस बहुत ही गज़ब का देश है। गज़ब का देश मतलब एक से एक फिलोसोफर, स्कॉलर, मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, केमिस्ट से भरी धरती है ये। एक से एक लोग यहाँ से निकले, हमारे ऐसे बहुत लोग निकले हैं, है ना, हम भी कम नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ग्रीस इज़ वेरी गुड, बहुत एक से एक थिंकर, फिलोसोफर ने लोग यहाँ से आए हैं। नाम सुने होंगे, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, बहुत अजब गजब गजब के लोग यहाँ से आगे बढ़े हैं, है ना। खैर, हम लोग अपनी बात करते हैं। तो ग्रीस वो जगह था। ग्रीस में भी बेटा एक जगह थी, उस जगह का नाम था मिलेटस। एक बहुत ही कह सकते हो कि अच्छा छोटा सा शहर था। मिलेटस वॉज द सिटी ऑफ ग्रीस। ठीक है, बहुत अच्छा शहर था वहाँ का, छोटा सा शहर था। उस जगह से हमारे बात की शुरुआत होती है। ठीक है, अब वहाँ पे एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन को, फिलोसोफर को, थिंकर कहो, उनका नाम था बच्चों थेल्स। थेल्स वॉज द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन जो कि मिलेटस में ही रहते थे, मिलेटस के रहने वाले थे थेल्स। इनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है अमंग द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर और थिंकर, मैथमेटिशियन, बहुत हाईली रेट किया जाता है इनको। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे पहले साइंटिफिक फ़िलोसोफर इनको माना जाता है। साइंटिफिकली चीज़ों को सोचना, उसकी लॉजिक्स को खोजना साइंटिफिक तरीके से। हम लोग बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। बिफोर दैट हम लोग जो ऑब्ज़र्व करते थे उसका कनेक्शन हम लोग मैथोलॉजी से जोड़ते थे कि बारिश हो रही है तो भगवान का इसमें क्या है, कैसे है। हम लोग मैथोलॉजी से क्रिएट करते थे। नेचर में जो भी फिनोमेना होता था उसको मैथोलॉजी से क्रिएट करते थे। उसको साइंटिफिकली रिलेट करने का, उसके पीछे रीज़न खोजने का काम जो करता है उसको बोलते हैं साइंटिफिक फ़िलोसोफर। तो साइंटिफिक फ़िलोसोफर में इनका नाम बहुत पहले लिया जाता है एमंग वेस्टर्न कंट्रीज़। थेल्स ऑफ मिलेटस इनको बोला जाता है। एक मैथमेटिशियन थे, थिंकर थे, फिलोसोफर थे, जो कहो तुम कह सकते हो। और समय क्या था? समय था बेटा 600 BC। 600 BC वॉज अ टाइम, मतलब अभी से लगभग 2600-2700 साल पहले की बात है। आज जो हम जान रहे हैं, इतना एडवांस जान रहे हैं, उसकी शुरुआत बेटा 2600-2700 साल पहले हो चुकी थी। बट चीज़ें एक दिन में नहीं बनती हैं, इट टेक्स सम टाइम। समय लगता है चीज़ों को एडवांस होने में। शायद अभी से 2600-2700 साल बाद क्या कंडीशन होगी, वी डोंट नो दैट, बट दैट इज़ द थिंग, वी कीप इम्प्रूविंग, है ना। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, इन्होंने ऑब्जर्व जो किया, मैं उसकी बात करता हूँ। जो फैक्ट्स हमारे पास हैं उसकी हम बात करेंगे, जो हम नहीं जानते उसकी बात हम नहीं करेंगे। जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं हम लोग के पास वो ये कहते हैं कि थेल्स ने क्या देखा था कि एम्बर एक मटेरियल होता है। इसकी बात भी करेंगे, एम्बर क्या होता है, कैसे बनता है। इन्होंने क्या देखा कि एम्बर को जब हम लोग एक वूल या सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, एम्बर के बारे में बात करेंगे। एम्बर क्या होता है? एम्बर को जब हम लोग एक वुलन क्लॉथ या सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं, रगड़ते हैं अच्छे से, तो जो एम्बर का पीस है, एम्बर का जो टुकड़ा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, लाइट वेटेड पार्टिकल्स को खींचना शुरू कर देता है, उनको चिपकाना शुरू करता है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये एक बेसिक्स ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। ये कुछ वैसी ऑब्जर्वेशन है
जैसा कि अपने हम कंघी से जब हम लोग बाल को रब करते हैं, बाल झाड़ते हैं, सूखे बाल को, ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो कंघी से तुम ड्राई हेयर को जब तुम रब करते हो और उस कंघी से जब तुम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को पास ला, तो देखे होगे जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कॉम्ब से चिपक जाते हैं। बहुत कॉमन सा फिनोमेना है, सब देखे होंगे, सब जानते होंगे इस चीज़ को। तो कागज़ के टुकड़े क्या होता है, कंघी से बेटा चिपक जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर हुई थी, सेम चीज़। दोनों के पीछे जो फिजिक्स है वो भी सेम है। आएंगे धीमे धीमे करके सब पे आएंगे। तो जब एम्बर को वूल या सिल्क से रब किया तो देखा कि एम्बर जो था वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को, छोटे छोटे घास फूस को, स्ट्रॉ को चिपकाना शुरू कर दिया, चिपक जा रहे हैं उस पर आकर के। अब थेल्स थे, अब थेल्स मैंने पहले कहा ये साइंटिफिक फिलोसफर थे, किसी चीज़ के पीछे मैथोलॉजिकल रीज़न नहीं खोजते थे, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न खोजा करते थे, साइंटिफिक फिलोसफर थे ना भाई। तो अब इन्होंने देखा कि ऑब्जर्व की ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ से बात देखो शुरू हुई। फिर अब एम्बर क्या होता है इसकी बात तुमको थोड़ा बताते हैं। एम्बर क्या होता है, कुछ लोगों को थोड़ा ये क्यूरियोसिटी होगी कि एम्बर क्या होता है। जो पेड़ होता है, पेड़ में देखे होगे एक स्टिकी चिपचिपा मटेरियल निकलता है गोंद की तरह। देखे होगे जो पेड़ की छाल होती है वहाँ से एक गोंद की तरह चिपकने वाला मटेरियल निकलता है। वो एक्चुअली में रेजिन कहते हैं उसको, रेजिन, फॉसिल रेजिन उसको कहते हैं। वो जब ठंडा होता है समय के साथ वो इट बिकम सॉलिड, वो ठोस बन जाता है, जम जाता है और जम के एक पत्थर की तरह हो जाता है। उसी पत्थर को बेटा बोलते हैं हम लोग एम्बर। ठीक है, वो शुरू में गोंद जैसा चिपचिपा होता है लेकिन समय के साथ वो जमता जाता है और जम के एक पत्थर की तरह उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। उसको हम बोलते हैं बेटा एम्बर। काफ़ी चमकदार होता है अंदर से ये। इसको पॉलिश करके, चमका करके उस ज़माने में इससे ज्वेलरी वगैरह बनाते थे, मेडिसिन में इसका यूज़ करते थे, बहुत जगह अलग अलग जगह इसका यूज़ होता था। तो इसको एम्बर कहते हैं। अगर कोई पूछे तो बता सको कि व्हाट इज़ एम्बर। तो ये ऑब्जर्वेशन था थेल्स का कि एम्बर को वूल और सिल्क के साथ रगड़ने पर वो कागज़ के टुकड़ों को, स्ट्रॉ को, घास फूस को, हल्के पार्टिकल्स को खींचना शुरू कर देता था। ये ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और किए गए कि जैसे ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया, प्लास्टिक रॉड को रब किया, पिथ बॉल्स को हमने रब करना शुरू किया। तो अलग अलग जगहों से हमको अलग अलग इसी टाइप के ऑब्जर्वेशन मिलना शुरू हुए। जैसे थोड़ा सा इसको मैं रब करता हूँ तो मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और तुमको बताते हैं, एक भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जानना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो एम्बर की हम बात कर रहे हैं बेटा, इस एम्बर को हम लोग ग्रीक में, इन ग्रीक वर्ड, जो एम्बर है उसको ग्रीक में बच्चों इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे के है, सी नहीं है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रीक वर्ड में एम्बर का दूसरा नाम था, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी इलेक्ट्रॉन से, जो कि अंबर को कहा करते थे ग्रीस वाले, वहीं से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का डेवलप हुआ। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिक, यहाँ से ये वर्ड जनरेट हुआ, ऐसा कहा जाता है। एम्बर का नाम था इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था, तो ऐसे और ढेर सारे ऑब्जर्वेशन थे। एक जगह ऑब्जर्वेशन हो गया, अलग अलग समय पर दुनिया के अलग अलग जगहों पे बहुत लोगों ने ऑब्जर्वेशन और ढेर सारे किए। जैसे एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि मान लो एक ग्लास रॉड है, दिस इज योर ग्लास रॉड, और ये है बेटा मान लो तुम्हारा सिल्क का एक क्लॉथ। तो एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखा गया कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से हम रब कर रहे हैं तो वही प्रॉपर्टी ग्लास रॉड में भी आ जा रही है एम्बर की तरह। ये भी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचना शुरू कर देता है, छोटे छोटे पीसेस आके उससे चिपक जा रहे हैं। ये भी एक ऑब्जर्वेशन था। ये भी देखा गया कि अगर हम 2 ग्लास रॉड ले लें, इफ़ यू टेक 2 ग्लास रॉड्स और दोनों को अलग अलग सिल्क से रब करें, दोनों को रब करें, इसको भी रब किया, इसको भी रब किया, और फिर दोनों को आपस में क्या किए, पास में लेके आए। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये 2 हमारे ग्लास रॉड है, मैंने दोनों को रब किया सिल्क से,
दोनों को रब किया और फिर दोनों को पास लाया, रब करने के बाद दोनों को पास लाया, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिए। वही ग्लास रॉड जिसको तुमने सिल्क से रब किया था, वो सिल्क को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये ऑब्जर्वेशन था। एक और ऑब्जर्वेशन देखा गया कि वैसे ही अगर हम दो प्लास्टिक रॉड लेते हैं, इफ़ वी टेक 2 प्लास्टिक रॉड्स और उसको हम बेटा रब कराते हैं कैट्स फर, कैट्स के फर, कैट्स फर समझते हो ना, जो उसके बाल होते हैं, घने घने बाल कैट्स के होते हैं, जो उसका वो कवर होता है उसको बोलते हैं कैट्स फर। तो कैट्स फर के साथ जब हम प्लास्टिक को रगड़ते हैं, प्लास्टिक के रॉड को जब रगड़ते हैं कैट्स फर के साथ, तो वो भी दोनों रॉड्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। ये प्लास्टिक रॉड्स इस कैट्स फर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। वैसे ही ऑब्जर्वेशन जो हमको ग्लास और सेल के साथ मिला था, अभी तुमको मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन हुआ वो, और वो ऑब्जर्वेशन का कॉन्क्लूज़न क्या निकला, उसको एनालिसिस करने पर रिजल्ट क्या मिला और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखा गया कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर लिए और प्लास्टिक रॉड को कैट फर से रब कर लिए और रब करने के बाद ग्लास और प्लास्टिक को हम पास में लेकर के आए, तो ग्लास और प्लास्टिक आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब ये क्या बात है भाई, कौन किसको रिपेल कर रहा है, कौन किसको अट्रैक्ट करा कर, ये हो क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, क्या इसका रीज़न है? तो धीमे धीमे हम लोग इसकी बात करेंगे, इसके रीज़न पर पहुँचेंगे। तो ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को रेस्पेक्टिवली सिल्क और कैट्स फर से जब रब करके पास लाएंगे, तो ग्लास रॉड जो कि सिल्क से रब करके आ रहा है और प्लास्टिक रॉड जो कि कैट्स फर से रब करके आ रहा है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक ऑब्जर्वेशन मिला, ये भी एक ऑब्जर्वेशन मिला। इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि अगर हम एक पिथ बॉल ले, अब पिथ बॉल क्या होता है, बहुत बाद इसकी बात आएगी। पिथ बॉल क्या होता है बेटा? पिथ बॉल फोम का एक बॉल होता है, फोम का बना एक बॉल होता है। इसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ किया जाता है। लैब में कभी इसको तुमको ज़रूर देखने का मिलेगा फिजिक्स में। तो ये पिथ बॉल होता है। पिथ बॉल के साथ क्या कहानी है, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? तो हुआ क्या, हमने प्लास्टिक रॉड को कैट फर से खूब अच्छे से रगड़ दिया, खूब रगड़ा, बढ़िया से अच्छे से रब कर दिया, ठीक है। और रब करके हमने ला करके इस पिथ बॉल से छुआ दिया, टच करा दिया। तो जैसे ही मैंने पिथ बॉल से टच कराया उस प्लास्टिक रॉड को, तो ये प्लास्टिक रॉड और पिथ बॉल आपस में रिपेल करना शुरू कर दिए। ये भी एक ऑब्जर्वेशन था। जैसे ही टच कराए वो रिपेल करना शुरू कर दिया। उसी को अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर लें अच्छे से और फिर पिथ बॉल से लाके टच करें, तो पिथ बॉल और ग्लास रॉड भी रिपेल करना शुरू कर दिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर एक पिथ बॉल को हम ये प्लास्टिक रॉड से टच करा रहे हैं और एक ये ग्लास से टच करा रहे हैं, एक प्लास्टिक रॉड जो कैट फर से रगड़ करके आया हुआ है और एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क से रगड़ करके आया हुआ है, इन दोनों को जब पिथ बॉल से टच कराया तो ये पिथ बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। ऐसे ढेर सारे ऑब्जर्वेशन हमको मिले। ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको रिपेल कर रहा है, हम सबको ऑब्जर्व करते गए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर ढेर सारा ऑब्जर्वेशन किया। ऐसा बहुत ऑब्जर्वेशन, सालों लग गए। किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने में वही वक्त लगता है। तो सालों साल की मेहनत, सालों साल के एक्सपेरिमेंट्स, सालों साल के कह सकते हो कि एफर्ट्स के बाद हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया। और ये कंक्लूजन एक दिन में एक लोग ने एक जगह पे ड्रॉ नहीं किया, मिला जुला सबका एफर्ट था। किसी एक को यू कैन नॉट गिव द क्रेडिट कि हाँ भाई ये इसका किया हुआ, ऐसा नहीं है। कहीं किसने कुछ ऑब्जर्व किया तो उसका देखा देखी दूसरे ने किया, उसका देख के तीसरे ने किया, और सब एक दूसरे के रिजल्ट्स को कंबाइन करते गए। समय लगा, एफर्ट्स लगा, टाइम लगा, ढेरों एनालिसिस किया गया। देन वी केम टू अ कंक्लूजन। फिर हम एक निष्कर्ष पे आते हैं।
इन सब चीज़ों का कंक्लूज़न ये निकला कि जब भी हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो बच्चों उनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। रब करने के पहले नहीं, रब करने के पहले दे आर नॉर्मल, दे आर एज यूजुअल, जैसे थे वैसे हैं। जब रब कर दिया तो उनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। उस प्रॉपर्टी को बेटा एक नाम दिया गया और वो नाम रखा गया द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये नाम दिया गया उस प्रॉपर्टी को जो कि ऑब्जेक्ट्स को रब करने के बाद उनमें डेवलप हो जाता था, इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम कहते थे कि जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, दे गेट इलेक्ट्रीफाइड। चार्ज हो गए मतलब वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, बॉडीज गेट इलेक्ट्रीफाइड व्हेन दे गेट चार्ज्ड। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड और सिल्क दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए। जब मैं प्लास्टिक रॉड को कैट फर से रब किया तो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए। तो इस तरीके से हमने बहुत रिजल्ट्स देखे और बहुत एनालिसिस करके ये पाया कि जब इनको आपस में रब किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन पर हम लोग पहुँचे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया जो कि बॉडीज़ में डेवलप हो जाता है उनके चार्ज, उनके रब करने के बाद। एंड वी से बॉडीज़ आर चार्ज्ड, बॉडीज़ आर इलेक्ट्रीफाइड, ऐसा हम कहते हैं। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये भी देखा गया कि जो चार्ज डेवलप होते हैं वो दो किस्म के चार्ज होते हैं। उनका नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि वो लाइक चार्जेस होते हैं या वो अनलाइक चार्जेस होते हैं। उनका नाम नहीं बताया गया, बस ये कहा गया कि जो चार्ज डेवलप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लाइक और अनलाइक। और ये भी कंक्लूजन डाला गया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो तुमको हम कंक्लूजन बता रहे हैं, ये सब के सब इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जो एनालिसिस है उससे ड्रॉ किया गया है। अभी खुल के कहते हो एकदम बढ़िया से, ये लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, बट ये कंक्लूजन आया कहाँ से? इट टुक सेवरल ईयर्स, बहुत साल लग गए, बहुत लोगों ने इसको टाइम खर्च कर दिया, तब जा कर के वी केम टू अ कंक्लूजन कि दिस इज़ द फैक्ट व्हेन लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब लाइक अनलाइक किस पर कैसे आएगा? तो ये फैक्ट देखा गया कि जब हम लोग किसी बॉडी को किसी बॉडी से रब करते हैं तो उनके बीच अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप हो। जैसे हम लोग ग्लास को जब सिल्क से रब किए तो ग्लास पे एक टाइप का टू से चार्ज आएगा, और ग्लास रॉड पे सिल्क पर ग्लास रॉड पे एक टाइप का चार्ज आएगा और सिल्क रॉड पे दूसरे टाइप का चार्ज आएगा। कभी एक टाइप का चार्ज नहीं आ सकता। रब करने पर बॉडीज़ अपोजिटली चार्ज होती हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं। जब ग्लास रॉड को तुम सिल्क से रब करोगे तो ग्लास और सिल्क अट्रैक्ट किया, यानी कि ग्लास और सिल्क में अपोजिट नेचर का चार्ज आया। वैसे ही जब हम लोग प्लास्टिक रॉड को कैट्स फर के साथ रब करते हैं तो कैट फर और प्लास्टिक रॉड में अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं। तो काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने ये देखा कि भाई देयर इज़ वन काइंड ऑफ चार्ज, देयर इज सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज एंड देयर इज नथिंग। या तो एक किस्म का चार्ज होगा, दूसरा होगा, तीसरा किस्म का चार्ज नहीं होता। किस पर क्या आएगा? इट डिपेंड्स मैटर टू मैटर, ठीक है। अब इनका नाम क्या दिया गया? लाइक चार्जेस को क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस को क्या बोलते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। इनका नाम क्या है मुझको नहीं पता। मैं एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, एक टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे बात आगे बढ़ी। अभी लाइक अनलाइक का नाम का जिक्र ही नहीं है कुछ, बट सिर्फ इतना कहा गया अच्छा ये एक किस्म का चार्ज है, ये दूसरे किस्म का चार्ज है। उनका नाम क्या है अभी कुछ बात नहीं कर रहे। अब इसमें क्या देखा गया? इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन और हम तुमको बताते हैं। हम पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं बेटा वही हमारे किसी भी थ्योरी का, किसी भी कॉन्सेप्ट का बेस बनता है। आपने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से आप एक थ्योरी फॉर्म करते हो
कि भाई मैंने ये ऑब्जर्व किया, अब इसके हिसाब से थ्योरी क्या होनी चाहिए, व्हाट यू ऑब्जर्व यू फ्रेम अ थ्योरी फॉर दैट। ठीक है, ओके। एक ऑब्जर्वेशन और हम तुमको यहाँ बताना चाहेंगे। ये इलेक्ट्रिक चार्ज था जो मैं कहा कि 2 टाइप का होता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमें इसको आगे कंटिन्यू करना होगा। तो हम लोग यहाँ तक हमारा कंक्लूजन हो गया था, लाइक एंड अनलाइक। एक ऑब्जर्वेशन और ड्रॉ किया गया, जैसे मान लो ये 2 पिथ बॉल्स हैं। पिथ बॉल्स जान ही रहे हो क्या होता है, फोम का बना होता है। अगर मैं इन दोनों पिथ बॉल्स को एक प्लास्टिक रॉड से टच करा दूं, अगर मैं दोनों पिथ बॉल्स को प्लास्टिक रॉड से टच करा दूं, तो जब प्लास्टिक बॉल से इनको टच कराओगे दोनों पिथ बॉल्स को, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिए। पहले एक साथ थे, पहले ऐसे रहे होंगे, पहले ऐसे लटके थे दोनों। मैंने इस बॉल को टच कराया प्लास्टिक रॉड से, इस बॉल को टच कराया प्लास्टिक रॉड से, ये दोनों रिपेल करना शुरू कर दिए, दूर हट गए। ये एक ऑब्जर्वेशन भी देखा गया था। फिर देखा गया कि अगर वैसे ही पिथ बॉल्स को हम 2 ग्लास रॉड से टच करा दें, या मैंने प्लास्टिक से टच कराया था, मान लो फिर बेटा मैंने ग्लास रॉड से टच करा दिया, तो जब ग्लास रॉड से टच कराया तो भी मैंने देखा कि उनमें क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। दोनों पिथ बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिए। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि अगर मैं एक पिथ बॉल्स को ग्लास रॉड से टच कराऊं और दूसरे को प्लास्टिक रॉड से टच कराऊं, अगर मैं एक पिथ बॉल्स को ग्लास रॉड से और दूसरे को प्लास्टिक से टच कराऊं, तो ये देखा मैंने कि इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होता है, इन दोनों में रिपल्शन नहीं होता, इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है। अब इस ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन निकलेगा, अब ध्यान से बात समझना। मैंने कहा कि 2 पिथ बॉल्स को अगर प्लास्टिक रॉड से टच कराओगे दोनों को, दे रिपेल। 2 पिथ बॉल्स को ग्लास रॉड से टच कराओगे, दे रिपेल। ये प्लास्टिक रॉड ऐसा वैसा नहीं, किसी को भी कैट फर से रब करने के बाद, ये ग्लास रॉड भी ऐसा वैसा नहीं, सिल्क क्लॉथ से रब करने के बाद। ठीक वैसे ही मैंने ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर लिया, प्लास्टिक को फर से रब कर लिया, कैट फर से, और लाके छुआ दिया पिथ बॉल्स पे। ये पिथ बॉल लगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने। अब ये क्या चक्कर है भाई, अब ये क्या चक्कर है? तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, हमने देखा कि ये रिपेल कर रहे हैं, यानी कि इनमें सेम टाइप का चार्ज होगा, लाइक चार्जेस होंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। वी हैव ड्रॉन दिस कंक्लूजन ऑलरेडी कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये हम कंक्लूजन पता कर चुके हैं अब तक। तो जब ये रिपेल किया तो मैं समझ गया कि प्लास्टिक ने दोनों को सेम काइंड ऑफ चार्ज दिया। ठीक है, फिर मैं ग्लास रॉड को भी लगा दिया तो वो दोनों भी रिपेल कर रहे हैं, यानी दोनों पर भी सेम चार्ज है। लेकिन वो सेम चार्ज, देखो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये टाइप 1 ये टाइप 2 ये नहीं पता, इन दोनों पे सेम चार्ज है, इन दोनों पर भी सेम चार्ज है, लेकिन दोनों का टाइप क्या है, काइंड ऑफ 1 की काइंड ऑफ 2, वो तो नहीं पता। कैसे पता चलेगा? तो जब मैंने एक को ग्लास और प्लास्टिक से टच करा दिया तो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अट्रैक्ट का मतलब कि इन पे अपोजिट चार्ज होगा, यानी कि इस पे जो इन दोनों पे चार्ज आया वो सेम चार्ज था मगर वो टाइप 1 था। इन दोनों पे जो चार्ज आया वो भी सेम चार्ज था मगर वो टाइप 2 था। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं तो उस पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज आता है, और जब प्लास्टिक को कैट्स फर से रब करोगे उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज आता है। इन्हीं डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज का नाम दिया गया टाइप 1 टाइप 2। जो ग्लास रॉड पे आया उसको कहा गया था चार्ज, दिस इज अ चार्ज टाइप 1। जो प्लास्टिक वाले पे ऐसे कहा दिस इज अ चार्ज ऑफ टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 टाइप 2। इसके अलावा और टाइप 3 नहीं मिला आज तक। तो इस तरीके से इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि केवल 2 ही टाइप के चार्ज हो सकते हैं, टाइप 1 वो जो ग्लास रॉड पर आएगा सिल्क से रब करने के बाद, और टाइप 2 वो जो प्लास्टिक रॉड पे आया फर्श से रब करने के बाद। ये सब ढेरों एक्सप्लेनेशन ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको असिस्ट करके हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, बात समझ आएगी मेरी। अब चलते हैं इनके नामकरण पर कि इनका नामकरण क्या होगा। ये जो अनलाइक और अनलाइक हम कह रहे हैं, आखिर इनका नाम क्या रखा जाए, कैसे इनका नाम रखा जाए।
तो अब देखो इसका नाम रखने में भी लॉजिक है। इनका नाम रखने में, नाम क्या है मुझको नहीं पता, तुमको पता होगा, तुम समझ रहे हो कि नाम क्या है, मगर नाम मैं लूँगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे एक क्रोनोलॉजी सेट करनी है। टाइम के हिसाब से मैं आऊँगा कैसे कैसे बात आगे बढ़ी। नाम अब तक मुझको नहीं पता, मैं कैसे बताऊँ, मैं तो टाइम के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। जब नाम का समय आएगा नाम भी सामने आ जाएगा। तो हुआ क्या कि मैंने देखा कि ये ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड को जब मैं सिल्क के कपड़े से रगड़ता हूँ, जब मैं इस ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ता हूँ तो ये ग्लास और सिल्क आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो उन पे अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, टाइप 1 टाइप 2। जो ग्लास पे है वो टाइप 1 है, जो सिल्क पे है वो टाइप 2 है, बिकॉज दे अट्रैक्ट। लेकिन फिर मैंने ये देखा कि जब मैं इन दोनों को रब करके एक दूसरे से छुआ दिया, टच करा दिया, फिजिकल कांटेक्ट करा दिया, उस कांटेक्ट को कराने के बाद जब मैं ग्लास और सिल्क को फिर पास में लेकर के आया तब वो अट्रैक्ट करना बंद कर दिए। और ये ग्लास रॉड भाई साहब जो पहले पेपर के छोटे छोटे पीसेस को खींच रहे थे वो भी खींचना बंद कर दिए। सिल्क से रगड़ लिया, पेपर को खींच रहे थे, लेकिन जब सिल्क से रगड़ के सिल्क को छुआ दिए तब पेपर को रगड़ना ही बंद कर दिए, पेपर को खींचना बंद कर दिए, सिल्क के साथ अट्रैक्ट करना बंद कर दिए। क्यों? जिससे रब किया, उससे छू लिया तो सब कहानी खत्म हो गई। जिसके साथ रब किया आपने, उसको टच कर लिया तो सारी कहानी खत्म, सारा अट्रैक्शन इमल्शन सब कहानी खत्म। हाँ, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज जब तुम इन दोनों को टच कराओगे तो ग्लास और सिल्क पे अपोजिट नेचर के चार्ज आए हैं, कन्फर्म है। जब इनको टच कराओगे तो वो अपोजिट नेचर का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब प्लस किया दोनों को, इसके चार्ज को उसके चार्ज के साथ, इसके चार्ज को उसके चार्ज के साथ प्लस किया, दे विल गेट 0, दे विल न्यूट्रलाइज। ऐड किया, 0 हो गया। तो ऐड करने पर 0 कौन होता है? अगर दो नंबर को ऐड करो 0 कब होगा? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, वैल्यू इक्वल हो। तो जब दो बॉडीज़ को रब करके चार्ज करते हैं तो दोनों बॉडीज़ पर अपोजिट नेचर का इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आता है, अदरवाइज टच कराने पर न्यूट्रलाइज नहीं होता। इस आधार पर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, नाम याद रखना बेटा, भूलना मत। भाई साहब का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज द नेम ऑफ एन अमेरिकन साइंटिस्ट। उन्होंने ये लॉजिक दिया कि जब एक चार्ज्ड बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी से टच कराते हैं, ऑफ कोर्स रब करने के बाद, और वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इट मीन्स कि दोनों पर जो चार्ज आया है वो अपोजिट नेचर का है और वो दूसरे को ऐड करके 0 कर दे रहा है। तो ऐड करके 0 करना तो ये दो इक्वल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, जो एक प्लस और माइनस हो। तो क्यों ना इन चार्जेस को प्लस और माइनस नाम से पुकारा जाए। तब से इनका नाम रखा गया कि 2 टाइप के चार्ज होंगे, एक टाइप के चार्ज को बोला जाएगा पॉजिटिव और दूसरे चार्ज को बोला जाएगा बेटा नेगेटिव। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का लॉजिक था, जो सही भी है काफ़ी हद तक, कि भाई जब वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं तो एक को नेगेटिव बोला जाए, एक को पॉजिटिव बोला जाए। वो दिन था और आज का दिन है, बस ये नाम फिक्स हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और थर्ड किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से नाम आया कि भाई अगर वो जोड़ने के बाद 0 हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, तो क्यों ना एक को प्लस एक को माइनस बोला जाए, बोल दो, काम खत्म। ठीक है। अच्छा, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव बोला जाए? तो ट्रेडिशनली जो ग्लास रॉड पे चार्ज आता है, जो ग्लास रॉड पे चार्ज आया सिल्क से रब करने के बाद, उसको पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया गया। और प्लास्टिक रॉड पर जो चार्ज आया कैट्स फर्क से रब करने के बाद, उसको बेटा नेगेटिव चार्ज दे दिया गया। तो प्लास्टिक रॉड जो कैट्स फर्क से रब किया गया, हमने कहा इसको नेगेटिव नाम दे दो, और ग्लास रॉड को जो सिल्क से रब किया उसको हमने कहा पॉजिटिव नाम दे दो। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर चला और अब तक हम लोग इनको इन्हीं 2 नाम से पुकारते चले आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ट्रेडिशनली।
अब इस तरीके से ग्लास को सिल्क से रब करने पर जो सिल्क पे चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और प्लास्टिक को कैट्स फर से रब करने पर जो कैट्स फर पे चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से जितने बॉडीज़ को हम रब करेंगे एक दूसरे के साथ, हम अब उसके चार्ज की वैल्यू नहीं, नेचर कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव पता करते चलेंगे। इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग जगहों पे एनालिसिस किया ढेर सारा, एंड वी केम टू अ कंक्लूजन, दैट्स इट, कि दो चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक। जब किसी बॉडी को रब करोगे तो दे गेट इलेक्ट्रीफाइड, दे गेट चार्ज्ड। एक बॉडी पर जो चार्ज आएगा दूसरे बॉडी पर उसका अपोजिट नेचर का आएगा, उनमें से एक को बोला जाएगा पॉजिटिव, दूसरे को बोला जाएगा नेगेटिव। यहाँ तक हम लोग ने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है। तो दिस इज़ द यू कैन से प्रोसेस विथ विच वी हैव केम टू अ कंक्लूजन कि भाई ऐसे ऐसे बातें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन चार्ज के बारे में और प्रॉपर्टी जाननी हो और सुनना हो इनमें क्या है, तो हम थोड़ा सा और इसकी बात करते हैं और इनको और अच्छे से देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या और हमको जानना चाहिए इनके बारे में। देखो, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है बेटा, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है ना। हो सकता है कि तुम लोग को थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। आखिर हम लोग आज जिस कंडीशन में पहुँचे हैं उस कंडीशन की शुरुआत कभी तो हुई होगी, कभी तो हम लोग शुरुआत की होंगी ज़ीरो से, जब हमें कुछ नहीं पता होगा। आखिर वो कौन सा दिन था, कौन सी जगह थी जहाँ पे इतनी बेहतरीन चीज़ का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या गज़ब का ये इन्वेंशन था चार्ज, कितना अच्छा इसका एप्लीकेशन, जिससे हम आसपास घिरे हुए हैं। तो क्यों ना हमको इसको जानना चाहिए, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। बाकी जो पढ़ना है तो उसको एकदम इसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे इस चैप्टर की, एकदम मत घबराना, लेकिन पहले पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो बच्चों और अगर इसके बारे में अच्छे से हमको बात करनी हो तो हमको इसमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक कंडक्टर या एक इंसुलेटर क्या होता है, इसको थोड़ा देख लिया जाए, समझ लिया जाए। हालांकि कंडक्टर इंसुलेटर का बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, मतलब डिटेल में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बस इसका इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ क्या कनेक्शन है वो थोड़ा देख लिया जाए। बाकी कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में तो हम लोग अभी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। आगे कैपेसिटर्स जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी बात होगी। अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रिक चार्ज से इनका क्या कनेक्शन था उसको देख लिया जाए। जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि एक ये मेटल का रॉड है, ये एक मेटलिक रॉड है, मेटल का बना हुआ है, और इसको मैंने एक सिल्क के पेपर से रब किया, सिल्क के क्लॉथ से रब किया मेटल को। ये पूरा कंप्लीट मेटल का है, लोहा मान लो, कॉपर मान लो, जो मानना है मान लो, और हाथ से इसको पकड़ लिया मेटल को। इस मेटल को हमने क्या किया बेटा, इस मेटल को मैंने हाथ से ऐसे पकड़ लिया, इस मेटल को हाथ से ऐसे पकड़ लिया, और ये सिल्क है, और सिल्क पे रब किया, खूब रब किया, रब करते गए, कुछ नहीं हुआ। अभी पढ़े हो कि रब करने पर बॉडीज गेट इलेक्ट्रीफाइड, कुछ नहीं हुआ। ये मेटल में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं हुई, ये मेटल हमारा चार्ज्ड नहीं हुआ। खूब रब करके देख लिया, हाथ से पकड़े थे मेटल को, कॉपर लोहा जो मान लो, रगड़ते गए, डिड नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड। लेकिन अगर मैं एक दूसरा मेटल ले लूँ, जिस पे एक वुडन हैंडल मान लो लगी है, लकड़ी की एक हैंडल इस पे लगी है, और लकड़ी के हैंडल को मैंने पकड़ लिया ऐसे, बस हाथ लोहे को टच न करे, मेटल को टच न करे, मेटल के किसी पार्ट को टच न करे, लकड़ी को टच कर लिया, लकड़ी को पकड़ लिया, मान लो ये लकड़ी है, इसको पकड़ लिया, रब कर देगा, खूब रब किए, और जब निकाले इसको बाहर, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। ये पेपर के छोटे छोटे पीसेस को खींचना शुरू कर दिया। तो क्या ऐसा कारण है कि जब मेटल सिर्फ मेटल था, किसी हैंडल के बगैर था, तो रब करने पर चार्ज नहीं हुआ, वही हैंडल के साथ इसको मैं रब किया तो चार्ज हो गया? ये क्या कहानी है भाई?
अब इसका चार्ज से क्या लेना देना है? अभी बहुत कुछ लेना देना है, बहुत कुछ है, देखना अभी। एक एग्जांपल देखो, ये एक पिथ बॉल है, ये मैंने कहा एक कॉपर वायर है, मान लो एक तांबे का तार है, और मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड को ला करके टच करा दिया। मैंने पहले कहा था प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव मतलब प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आता है उसको नेगेटिव टर्म दिया गया है, तो वी कैन शो द नेगेटिव साइन हियर। अब नेगेटिव पॉजिटिव शो कर सकते हैं। अब तक कहीं पर भी मैं नेगेटिव पॉजिटिव दिखाया नहीं था, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव का नाम ही नहीं लिया था। अब नाम ले लिया, नामकरण हो गया, पता चल गया, अब यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा, जब मैं कॉपर वायर के एक एंड को पिथ बॉल से जोड़ दिया और दूसरे एंड को मैंने प्लास्टिक रॉड से टच करा दिया, उस प्लास्टिक रॉड से जिसको मैंने कैट फर से रब करके लाया, जो कि नेगेटिवली चार्ज हो चुका होगा, तो मैंने ये देखा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से चलता हुआ इस पिथ बॉल तक पहुँच गया एंड पिथ बॉल इज चार्ज्ड। अगर उसी पिथ बॉल को एक नायलॉन के वायर से अगर हम कनेक्ट कर दें, एक रबड़ के वायर से कनेक्ट कर दें, और फिर प्लास्टिक रॉड को लेकर के हैं, चार्ज प्लास्टिक रॉड को लेकर के हैं, कैट फर से रब करने के बाद टच करा दें, टच करा दो, कराए रहो, टच करा के जितना वेट करना है करते रहो। दिन निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे, शायद पूरी ज़िंदगी भी निकल जाएगी, ये पिथ बॉल कभी चार्ज नहीं होगा। द चार्ज विल नेवर फॉलो दिस पाथ एंड कम ऑन टू द पिथ बॉल, कभी नहीं आएगा। तो ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ भी ऐसा देख रहे हैं, वहाँ भी। आखिर इन ऑब्जर्वेशन से अब बताना क्या चाहते हैं हमको? अब ये जो हमको ऑब्जर्वेशन बता, ऑब्जर्वेशन ये नहीं बताइए, इन ऑब्जर्वेशन से हमारा क्या देना देना है, चार्ज का क्या देना देना है बहुत कुछ है। सुनो क्या है, ऐसे बहुत ऑब्जर्वेशन, ढेरों ऑब्जर्वेशन है, बहुत अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए गए। मैंने पहले कहा था किसी भी कंक्लूजन पर हम एक दिन में नहीं पहुंचते, इट टेक्स ईयर्स टू अराइव ऑन अ कंक्लूजन, ऐसा नहीं होता। तो बहुत कुछ ऐसा देखने सुनने के बाद, करने के बाद हम एक कंक्लूजन फिर ड्रॉ किए, और ये को ड्रॉ किए कि यार जनरली दो टाइप के मैटर होते हैं, एक तीसरा टाइप भी होता है, उसकी बात बाद में करेंगे, जिनको हम कहते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके थ्रू चार्ज का पैसेज, जिनके थ्रू चार्ज का मूवमेंट बड़ा आसान होता है, द चार्ज विल फॉलो एंड मूव अलोंग दैट, उनको बोलते हैं बेटा कंडक्टर्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो चार्ज के फ्लो को अलाउ ही नहीं करेंगे, एकदम रास्ता बंद करके बैठ जाएंगे, हिलने नहीं देंगे चार्ज को, चार्ज उनसे होके मूव ही नहीं कर सकता, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं चार्ज के रास्ते में, रुकावट पैदा करते हैं, एंड द चार्ज कैन नॉट हैव अ पैसेज थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा इंसुलेटर्स। ये एक ऑब्जर्वेशन था चार्ज के बारे में, एक और कि चार्ज का ट्रांसफ़र हर मटेरियल के थ्रू नहीं होता। अब जिस प्रॉपर्टी की बात किए थे कि रब करने पर डेवलप हो गया, वो उसमें और क्या क्या बातें हैं, तो और ये जो बातें हैं कि वो मूवमेंट हर मटेरियल से नहीं करता, कुछ खास किस्म के मटेरियल से ही उस इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल होता है। उसके आधार पर कहा गया कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में फ्री चार्ज होते हैं जो उस मूवमेंट को बहुत आसान बनाते हैं। इसकी कहानी आगे के चैप्टर्स में लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो होल्ड ऑन दैट। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो चार्ज है वो खास किस्म के सब्सटेंस में मूव करता है। ऐसे मान लो अगर मैंने कहा कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर की सरफेस पर मैं कोई चार्ज जाके रख दूँ, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज, अब नाम तो क्लियर है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से अब हम उसको कहकर पुकारेंगे। इसके पहले मैंने एक बार भी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया है, जाके देख लेना। जब तक मैं नाम उनका नहीं लिया था, कि जब तक इनका नामकरण नहीं लिया किया मैं, तब तक उनका नाम लिया नहीं मैंने। अब नामकरण कर दिया, अब मैं उनका नाम लूँगा। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया कंडक्टर पे, तो अगर ये कंडक्टर है, इफ़ इट इज़ अ कंडक्टर, तो कंडक्टर में खास बात होती है बेटा कि वो चार्ज जो है वो उसके बॉडी पर फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर वही वो इंसुलेटर है, इफ़ इट इज़ इंसुलेटर,
ये जन्मों जन्मों तक यहीं पर पड़ा रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तुम कभी भी किसी वक्त आके देख लेना। तो ये कंडक्टर इंसुलेटर की बात हम कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज के मोमेंट के आधार पे। कंडक्टर पे होगा तो फैल जाएगा, इंसुलेटर पे जहाँ रख के छोड़े वहीं पड़ा रहेगा, कभी नहीं वो मूव करेगा। ये इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है। क्यों? अब जैसे मान तुमको मैंने यहाँ एग्जांपल दिया मेटल रॉड और सिल्क में कि हैंडल के बिना करोगे तो चार्ज नहीं होगा, हैंडल के साथ करोगे तो चार्ज हो जाएगा। क्यों? कारण है उसका। कारण ये है कि जब तुम मेटल को, ऐसे हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी, मेटल, ये अर्थ, ये सब बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। ग्लास, प्लास्टिक, नायलॉन, रबड़, ये सब इंसुलेटर्स में आते हैं। पोर्सलिन, ये सब इंसुलेटर्स में आते हैं। जब मेटल को मैंने रब किया सिल्क से तो चार्ज तो हुआ, लेकिन वो चार्ज मेटल में रुका नहीं, मेटल्स को एक पासेज प्रोवाइड किया, मेटल के थ्रू मेरे हाथ में गया, मेरा हाथ भी कंडक्टर है, मेरे बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला गया और इसके पास चार्ज रहा ही नहीं। लेकिन जब तुम लकड़ी से पकड़ लिए, वुडन हैंडल पकड़ लिए और लगे उसको रब करने, तो चार्ज जो डेवलप हुआ वो हमारे हाथ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मेटल और हाथ के बीच में क्या है बेटा? लकड़ी, जो कि इंसुलेटर है, और इंसुलेटर इस चार्ज को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो चार्ज जो मेटल पे आएगा मेटल पे ही रह जाएगा, वो लकड़ी के थ्रू, हमारे हाथ के थ्रू अर्थ में एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए हैंडल के साथ रब किया तो चार्ज हो गया, मेटल के साथ रब किया तो जो चार्ज आया वो मेटल, हाथ, बॉडी से होता अर्थ के अंदर चला गया, काम खत्म। इससे ही प्रूव हो गया कि जो भाई लकड़ी है वो एक इंसुलेटर है जो चार्ज के पैसेज को अलाउ नहीं करता। इज काइंड ऑफ मेटल, इट्स काइंड ऑफ मैटर, और मेटल है पूरा का पूरा अच्छा अलाउ करता है पैसेज, आराम से चार्ज करके बॉडी के थ्रू अर्थ में चला गया, हुआ ही नहीं चार्ज। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अब तुमको एक और बात बताते हैं। जैसे मान लो हम लोग तुमको अभी एग्जांपल दिए थे कि जब अपने कंघी से बाल को तुम झाड़ते हो, रब करते हो, ड्राई हेयर होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। जब तुम एक अपने कंघी को, कंघी प्लास्टिक की बनी होती है जनरली, है ना, प्लास्टिक की कंघी होगी, नायलॉन की बनी होगी। जब प्लास्टिक के कंघी से तुम अपने बाल को अगर तुम रब करते हो और फिर उसको पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाते हो, तो ये पेपर के छोटे छोटे पीसेस को चिपका लेता है, जानते हो। प्लास्टिक है, रब किया 4-5 बार, पेपर के पास ले गए, खींच लिया, चिपक गया, बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है, क्योंकि बात वही है, रब करने पर चार्ज हो गया, चिपका लिए। अगर ये प्लास्टिक की बनी हुई कंघी है तो मान लो अगर मैं तुमसे एक एक्सपेरिमेंट करने को बोलूं और कहूँ मैं तुमसे कि लोहे की कंघी यूज़ करो, इट इज़ मेड ऑफ मेटल, एक लोहे की कंघी यूज़ करोगे बेटा चोट लग जाएगा, है ना, ब्लड वर्ड वहाँ पे आ जाएगा। इमेजिन करो अगर तुम एक मेटल का बना कंघी यूज़ कर रहे हो, है ना, ऐसा करना मत, प्लास्टिक का यूज़ करना, मेटल की तुम एक कंघी यूज़ कर रहे हो, तो मेटल की कंघी जब रब करोगे और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाओगे, तो ये कागज़ के जो टुकड़े हैं ये इससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब ये क्या चक्कर है भाई? प्लास्टिक का जो कंघी था वो अट्रैक्ट कर लिया, ये लोहे का कंघी अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या इसमें खराबी है? खराबी नहीं है, खराबी नहीं है। एक्चुअली प्लास्टिक तुम्हारा क्या इंसुलेटर है, जब तुम उसको रब किए चार्ज हो गया, लेकिन वो चार्ज प्लास्टिक से मूव करके हाथ में नहीं आ पाया, प्लास्टिक में ही रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक के थ्रू उसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, तो प्लास्टिक में ही चार्ज रह गया एंड प्लास्टिक कॉम्ब गेट इलेक्ट्रीफाइड। ये जो लोहे का कंघी है, मेटेलिक कॉम्ब है, तो इसको रगड़े, चार्ज उस पर भी आ गया, लेकिन वो लोहे के बॉडी से मूव करता हुआ, हाथ से मूव करता हुआ अर्थ में समा गया और इस पर चार्ज आ ही नहीं पाया, वो उसके बॉडी के थ्रू मूव करता हुआ तुम्हारे हाथ के थ्रू चला गया अर्थ में। एंड वी से द मेटल प्लेट, मेटल कॉम कैन नॉट अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। तो उसके पीछे रीज़न तुमको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों? एक प्लास्टिक कॉम अट्रैक्ट कर लेता है, मेटल कॉम अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वाई? देयर शुड बी रीज़न, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, जैसे एक बात तुमको मैंने बताया, किसी भी अगर कोई सब्सटेंस है,
अगर कोई सब्सटेंस मान लो बेटा चार्ज्ड है, अगर किसी मैटर को तुमने चार्ज किया और फिर तुमने उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये पूरा का पूरा इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। इट विल कम फ्रॉम हियर टू हियर। ये चार्ज ऑफ कोर्स ये जो तुम्हारा वायर होना चाहिए कॉपर या मेटल का होना चाहिए। अगर नायलॉन का वायर होगा तो चार्ज का पैसेज अलाउ नहीं करेगा। हाँ, अगर मेटेलिक वायर है तो ये चार्ज पूरा जा कर के अर्थ में समा जाएगा और ये का चार्ज खत्म हो जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा ग्राउंडिंग या अर्थिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। और ये अर्थिंग ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, ये मेथड उनको एक काइंड ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सेफ्टी। अगर कभी भी चार्ज एक्सेस चार्ज अपीयर होगा तो वो इस मेथड के थ्रू, ग्राउंडिंग या अर्थिंग के थ्रू, वो चार्ज जो हमको खतरा दे सकता है वो अर्थ में समा जाता है और हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, सर्किट है, वो सेफ रहता है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ मेथड विच प्रोवाइड अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और योर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, इसको अर्थिंग ग्राउंडिंग बोलते हैं कि चार्ज का अर्थ में समा जाना। अर्थ एक बहुत बेहतरीन कंडक्टर है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थिंग ग्राउंडिंग के बारे में आगे क्या कहानी है, इसमें क्या क्या और चीज़ें होती। बस मैं तुमको चार्ज से जुड़ा हुआ था उसका कॉन्सेप्ट, तो उसको यहाँ बताना ज़रूरी था। तो ये तुमको मैंने आज बताया कि भाई क्या क्या चार्ज, कैसे चार्ज को हम लोग शुरू में पहली बार ऑब्जर्व किए 600 BC ग्रीस में। फिर वहाँ से कैसे कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट्स किए एंड एक कंक्लूजन में पहुँचे। लाइक ऑन लाइक चार्जेस की बात हुई, उनका नामकरण किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई, उनका फ्लो कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, उसके आधार पर कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में हम लोग पता करिए। ये हमारा क्रोनोलॉजी था जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम 600 BC से 2600 साल बाद, 2700 साल बाद यहाँ पर इतना एडवांस जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये हमारा आज का बच्चों एक इंट्रोडक्शन क्लास था अबाउट दिस ब्यूटीफुल चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इसको अच्छे से एक दो बार क्लास को देखना, बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी और कुछ भी क्वेश्चन इस पे बनेंगे तो यू कैन आंसर देम। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बताना, हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे की बात करेंगे, इससे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये पढ़ेंगे, और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। और एक बात और हम तुमसे करेंगे कि जब हम लोग उसको रब कर रहे हैं तो आखिर ये चार्ज हो कैसे रहा है, इसकी भी थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को बात नहीं समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई फेस देखना ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू।